बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं ज़फ़र अली शाह आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 10 स्टार्ट किया था। उसमें हमने सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड्स की डिफरेंस को डिस्कस किया था। फिर हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की डिस्कशन की थी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को हमने इसी तरह डिफ़ाइन किया था कि ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, विच डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रादर देन देयर केमिकल कंपोजिशन। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि जब हम किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उस सॉल्वेंट की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, उसमें जो कमी या इंक्रीज़ है वो डिपेंड करता है द सॉल्यूट अमाउंट पर, न कि सॉल्वेंट की या सॉल्यूट की केमिकल कंपोजिशन पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं जिसमें आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ ऑस्मोसिस। व्हाट इज़ ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस हम कहते हैं कि जब हमारे पास दो सॉल्यूशंस हो, सपोज कंसिडर कर लें कि वी आर हैविंग टू सॉल्यूशंस या वी आर हैविंग प्योर सॉल्वेंट एंड अ सॉल्यूशन ऑफ दैट सॉल्वेंट। हमारे पास शुगर सॉल्यूशन है। अब शुगर सॉल्यूशन को और प्योर सॉल्वेंट को हम एक दूसरे से अलग करते हैं थ्रू अ मेम्ब्रेन, जिसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। नंबर फर्स्ट, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन है जो सेलेक्टिव पैसेज अलाउ करेगा। पैसेज का मतलब है इस केस में पास होना। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे स्क्रीनिंग टेस्ट में वो स्टूडेंट्स आगे जाते हैं एडमिशन्स के लिए जो टेस्ट क्लियर करते हैं, तो टेस्ट जो है वो परमिएबल मेम्ब्रेन है। जो पास करेगा स्टूडेंट, जो एलिजिबल होगा, जो उस कंडीशन को पूरा करेगा, वो आगे प्रमोट होगा, और जो नहीं कर सकेंगे वो रह जाएंगे। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन है, वो रुकावट है जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को अलाउ करेगा और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करेगा। तो ऑस्मोसिस को हम इसी तरह डिफाइन करते हैं कि द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे आपको बताया गया स्टूडेंट्स, शुगर सोल्यूशन है, दूसरी तरफ प्योर सॉल्वेंट है। तो प्योर सॉल्वेंट की तरफ जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सोल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन कम है। क्यों? इसलिए वहाँ पर सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी मौजूद है या मॉलिक्यूल्स भी मौजूद है। जब सेमी परमिएबल दोनों की बाउंड्री पे आएगा, दोनों को एक दूसरे से अलग करेगा, तो जो सॉल्वेंट का साइड है इससे मॉलिक्यूल्स जाएंगे सोल्यूशन की तरफ, क्योंकि सोल्यूशन में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन लोअर है। तो सॉल्वेंट हायर कंसंट्रेशन, सोल्यूशन लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम हायर और लोअर कंसंट्रेशन की बात ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट कर रहे हैं। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट करते तो फिर सोल्यूशन की साइड पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सॉल्वेंट की साइड पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़ीरो है। ठीक है स्टूडेंट्स, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है, जैसे आपको बताया गया है, ये अलाउ करेगा सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करेगा। जनरल एक एग्जांपल आपके साथ डिस्कस किया गया है स्टूडेंट्स के, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, जैसे मैंने आपको बता दिया शुगर सॉल्यूशन है, जिसमें प्रोपोज्ड वैल्यू में मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें हमने 20 ग्राम चीनी मिक्स किया है, 20 ग्राम शुगर या 20 ग्राम सॉल्ट या एनी सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन ना करे वाटर के साथ, जस्ट फिजिकल इंटरेक्शन करे। दूसरी तरफ हमारे पास डाइल्यूट सोल्यूशन है, या तो प्योर सॉल्वेंट होगा, या हम कहते हैं कि हमने दो सॉल्यूशंस बनाए हैं। एक तरफ लेफ्ट साइड पर हमने 20 ग्राम ऐड किया है, मैं यहाँ पर लिख लूँ 20 ग्राम, और इस साइड पर हमने 5 ग्राम सॉल्यूट ऐड किया है। तो अब स्टूडेंट्स, जो डाइल्यूट सोल्यूशन है वो सोल्यूशन होगा जिसमें सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो या सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो। तो इस केस में जो राइट साइड पर सोल्यूशन है जिसमें 5 ग्राम शुगर डिज़ोल्व है वो लेस कंसंट्रेटेड है, जिसमें 20 ग्राम डिज़ोल्व है वो मोर कंसंट्रेटेड है। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उसमें, तो सॉल्वेंट का फ्लो जो होगा वो हमारे पास 5 ग्राम के सोल्यूशन से होगा, उसकी तरफ से होगा। वहाँ पर आप अगर देखें हायर कंसंट्रेशन लिखा गया है। हायर कंसंट्रेशन सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन की हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, सॉल्यूट की नहीं। अगर सॉल्यूट की बात करेंगे तो फिर ये हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा हमारे पास। हम सॉल्वेंट की बेस पर बात कर रहे हैं। तो
जो हायर कंसनट्रेटेड सॉल्वेंट है, जहाँ पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, उसकी मोशन होगी थ्रू दिस परमिएबल मेम्ब्रेन टू द सैचुरेटेड सोल्यूशन, या हम कह सकते हैं कि लेस कंसंट्रेटेड। यहाँ पर कंसंट्रेटेड, लेस कंसंट्रेटेड का मतलब ये है स्टूडेंट्स के सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स कम है। हायर कंसंट्रेटेड उस वक्त होगा जब हम इनकी सैल्यूट की ग्राम्स की बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, अगर इसको हम हटा दें स्टूडेंट्स तो फिर सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस हो जाएगा। ये डिफ्यूजन हम कहते हैं कि स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग होगी, यहाँ पर भी स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग है, जहाँ पर एक्सटर्नल एड की ज़रूरत नहीं है, हम एक्सटर्नल बाहर से कोई हेल्प नहीं दे रहे कि ये ऑस्मोसिस प्रोसेस हो। ठीक है स्टूडेंट्स, हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रख देते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की मौजूदगी में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स उस मेम्ब्रेन से पास होंगे, क्योंकि मेम्ब्रेन में जो पोर साइज है, वहाँ पर जो बारीक सुराख हैं, उससे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स गुजर सकते हैं और शुगर के मॉलिक्यूल्स नहीं गुजर सकते। आपको पता है केमिकल फार्मूला फॉर द शुगर इज C12H22O11, और वाटर की केस में दैट इज सिंपल H2O। अब अगर आप देखते हैं वाटर के मॉलिक्यूल सिंपल हैं, स्मॉलर हैं, तो वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास हो सकते हैं, और C12H22O11 एक बड़ा मॉलिक्यूल है, तो ये उस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के पोर्स से, उन सुराखों से पास नहीं हो सकते। इसलिए जब ऑस्मोसिस प्रोसेस होगा तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स फ्लो करेंगे, ना कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स फ्लो करें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आपकी किताब में जो कोट किए गए हैं वो दो बताए गए हैं। जब हमारे पास लो मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट हो, मॉलिक्यूलर मास उनका कम हो, और सॉल्वेंट वाटर यूज हो, तो फिर वहाँ पर कॉपर हेक्सासायानोफेरेट यूज होगा, या फेरोसायानाइड इसको कहा गया है। ये नॉमेनक्लेचर है, इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर है स्टूडेंट, सेकंड ईयर की केमिस्ट्री में है। आपको मैं यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना चाहता, बस आप सिंपल ये नाम याद रखें जो आपके किताब में कोट किया गया है, कॉपर फेरोसायानाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस मेम्ब्रेन को, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को, जब हम वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज करेंगे और कौन से सॉल्यूट यूज करेंगे जिनका मोलर मास कम हो, इसमें से आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बन सकते हैं स्टूडेंट्स। कैसे कि अगर आपको ऑप्शन दिया जाएगा इन केस ऑफ वाटर एज सॉल्वेंट विच सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज यूज्ड, तो आपकी किताब की मुनासिबत से आपने आंसर देना है जो कि है कॉपर फेरोसायानाइड। या आपको ये भी ऐसे पूछा जा सकता है कि जब हम लो मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट यूज करेंगे तो कौन सा सॉल्वेंट हम यूज करेंगे, तो फिर आपने बताना है कि वाटर। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि लो मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट्स हैं और उसके लिए कौन सा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज होगा। तो स्टूडेंट्स, एक ही सेंटेंस था, एक ही कंसेप्ट है, उससे 3-4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट जो बताया गया है कि अगर हाई मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट्स हो और उसके साथ साथ सॉल्वेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो, तो फिर हम कौन सा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज करेंगे। उसके लिए या तो सेलुलोज यूज होगा या सेलुलोज नाइट्रेट यूज होगा। सेलुलोज आपने बायोलॉजी में पढ़ा है कि प्लांट सेल वॉल जो बना है दैट इज़ फ्रॉम सेलुलोज। नॉर्मली जो फिल्टर पेपर हम लैब्स में यूज़ करते हैं वो सेलुलोज से बने हुए होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में 2 किस्म के सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बात की गई है, जिसमें सेकंड को हमने सेलुलोज या सेलुलोज नाइट्रेट की बात की। ये किस वक्त यूज़ होगा, जब सॉल्यूट्स हाई मॉलिक्यूलर वेट के सॉल्यूट होंगे और सॉल्वेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ अब इस डायग्राम की मदद से हम इस प्रोसेस की वजाहत करते हैं। स्टूडेंट्स, एक बीकर है, एक कंटेनर है, जिसमें आप ये ब्लू में जो डायग्राम आप देख सकते हैं, इसको हम थिसल फनल कहते हैं। इस थिसल फनल की में जो डार्क में आप देख सकते हैं ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, या हम कह सकते हैं कि इसमें शुगर सॉल्यूशन मौजूद है। बाहर रेड में जो डॉट्स आप देख रहे हैं ये सॉल्वेंट को, प्योर सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब थिसल फनल का जो खुला पार्ट है उसको एक जेल से, एक जेली या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो कि डिराइव किया गया है एग से, उसकी मदद से कवर किया गया है, विच इज एक्टिंग एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। होगा क्या स्टूडेंट, जब इस
थिसल्फनल को, जिसमें हमारे पास शुगर सोल्यूशन है, इसको हम वाटर के साथ कांटेक्ट में लेकर आते हैं, तो ये सरफेस जो है, ये मेनिस्कस जो है, ये इस शुगर सोल्यूशन की लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि स्टार्ट में कम होगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, होगा क्या, इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स इस सोल्यूशन की तरफ मोशन शुरू कर लेंगे। अब ये ऐसे प्रोसेस नहीं होगा स्टूडेंट्स के ये विद इन द मिनट्स ही हो जाए, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग है, डिफ्यूजन है। लेकिन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। इसको आपने इफ्यूजन के साथ कंफ्यूज नहीं करना। इफ्यूजन गैसेस के लिए है स्टूडेंट्स, वहां पर मॉलिक्यूलर साइज के पोर से मॉलिक्यूल्स जब वन बाय वन निकलते जाते हैं, जैसे पंक्चरिंग ऑफ टायर है, वो इफ्यूजन प्रोसेस है। यहां पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगा जो डिफ्यूजन प्रोसेस है, और स्पेसिफिकली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो होगा उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ऑस्मोसिस कहते हैं। कुछ वक्त बाद जब ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आ जाएंगे, तो इस सोल्यूशन का लेवल जो होगा ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जब ऊपर चला जाएगा, इससे हम अंदाज़ा लगाएंगे कि ये वाटर के मॉलिक्यूल्स का जो सरफेस है, जो लेयर है, अब इन डायग्राम में ऑब्जर्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसको ऊपर दिखाया गया है और इसका लेवल कुछ वक्त बाद नीचे आ गया है। अब ये क्यों आया है, ये इसलिए क्योंकि वाटर की जो अमाउंट थी अब उस कंटेनर में कम हो गई है, और वो उस थिसल्फनल में पानी उससे ट्रांसफ़र हो गया है, और वो सॉल्वेंट उस सोल्यूशन में ट्रांसफ़र हो गया है, जिससे उस सोल्यूशन का वॉल्यूम या जो मेनिस्कस जो होगा वो ऊपर गया होगा। अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किस वक्त होगा, हम कहते हैं कि जब ये प्रोसेस होगा, ऑस्मोसिस प्रोसेस होगा, ये वाटर का सरफेस ऊपर जाएगा। अब ये साइड जो है ये खुला है, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जब बराबर हो जाए, उस वक्त जो प्रेशर डेवलप हो जाएगा, मैं रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ पर और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। पहले तो आप इस नाम को अगर देखें, हाइड्रो इज यूज्ड फॉर द वाटर एंड स्टैटिक जब वाटर स्टेशनरी हो, मोशन में ना हो, तो उस वक्त जब कोई लिक्विड प्रेशर अप्लाई करेगा किसी सब्सटेंस पर, किसी ऑब्जेक्ट पर, उसको हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। अब वाटर के मॉलिक्यूल्स इस सिस्टम पर, ये हमारा सिस्टम है थिसल्फनल, इस पर प्रेशर अप्लाई करेगा, जिसको हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब बैलेंस हो जाएं, ऑस्मोसिस का प्रोसेस ऑलमोस्ट रुक जाएगा। अब यहाँ पर जो प्रेशर हम अप्लाई करेंगे इस ऑस्मोसिस को रिवर्स करने के लिए, जिसको हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो हायर कंसंट्रेशन से लिक्विड आ रहा है लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, जहाँ पर वाटर की अमाउंट या वाटर के मॉलिक्यूल्स कम है, तो उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एंडो ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये तो इस प्रोसेस की वजाहत हो गई, व्हाट इज एक्सो ऑस्मोसिस एंड व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। आइए बोर्ड नंबर 2 पर डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, ऑस्मोसिस से रिलेटेड हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर एंड रिवर्स ऑस्मोसिस। कुछ देर पहले मैंने आपसे डिस्कशन की कि जब वाटर हायर कंसंट्रेशन से उस कंटेनर से थिसल्फनल में ट्रांसफ़र होगा, उसको हम एंडो ऑस्मोसिस कहते हैं। अब जब दोबारा हम वाटर को बाय अप्लाइंग द प्रेशर दोबारा सॉल्वेंट में लेकर आते हैं, थिसल्फनल से पानी बाय प्रेशर निकाल कर उस कंटेनर में हम ट्रांसफ़र करते हैं, उसको फिर हम स्टूडेंट्स एक्सो ऑस्मोसिस कहते हैं या रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। आइए ज़रा वजाहत करते हैं कि कैसे ये प्रोसेस होगा। स्टूडेंट्स, हमारे पास कोई कंटेनर है जिसको हमने दो कंपार्ट्स में डिवाइड किया है, कंपार्टमेंट्स में सॉरी, उस या चैम्बर ए और बी में। अब चैम्बर ए में हमारे पास सॉल्यूशन है, चैम्बर बी में हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है। या आप इस तरह कंसिडर कर लें कि चैम्बर ए में सॉल्यूशन है पानी का और चीनी का, जिसमें 50 ग्राम चीनी डिज़ोल्व है, और चैम्बर बी में 10 ग्राम डिज़ोल्व है। तो अब ए चैम्बर में जो सॉल्यूशन है वो सैल्यूट के लिहाज से कंसंट्रेटेड है, सॉल्वेंट के लिहाज से कंसंट्रेटेड नहीं है, लेस कंसंट्रेटेड है। बी कंपार्टमेंट में सैल्यूट के लिहाज से लेस कंसंट्रेटेड है और सॉल्वेंट के लिहाज से मोर कंसंट्रेटेड है।
हम बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्वेंट। अब स्टूडेंट्स, दोनों कंपार्टमेंट्स में आप देख सकते हैं कि उनके जो टॉप पोर्शंस हैं उनको खुला छोड़ा गया है। कंपार्टमेंट बी पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई होगा, कंपार्टमेंट ए पर वहां पर हमने पिस्टन अप्लाई किया है, मूवेबल पिस्टन है। वो मूवेबल पिस्टन का फंक्शन क्या होगा, यहां पर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे। अब जब इनमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेशन आ गई है, अब होगा क्या, मॉलिक्यूल्स कंपार्टमेंट बी से मोशन शुरू करेंगे टुवर्ड्स द कंपार्टमेंट ए। इसको हम एंडोऑस्मोसिस कहते हैं, जो कि पानी के मॉलिक्यूल्स या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से आएंगे लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, कंपार्टमेंट बी से कंपार्टमेंट ए की तरफ। अब एक लिमिट इस तरह आ जाएगा कि ये ऑस्मोसिस प्रोसेस रुक जाएगा, वहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैलेंस हो जाएंगे। कंपार्टमेंट बी में लिक्विड का जो लेयर है, मेनिस्कस है, वो नीचे आ जाएगा और कंपार्टमेंट ए में ऊपर चला जाएगा। अब अगर हम चाहें कि ये प्रोसेस रिवर्स हो, अगर हम चाहें कि ये फ्लो ना हो टुवर्ड्स द लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंपार्टमेंट ए की तरफ पानी के मॉलिक्यूल्स ना आए, तो स्टूडेंट्स उस वक्त हम जो प्रेशर अप्लाई करेंगे, जैसे पिस्टन को रिप्रेजेंट किया गया है, अब वो इतना प्रेशर जो इस प्रोसेस को रिवर्स कर सके, जिसमें कंपार्टमेंट ए अपनी पोजीशन पर आ जाए और कंपार्टमेंट बी में जो सोल्यूशन है या जो सॉल्वेंट है वो अपनी लेवल पर चला जाए अगेंस्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ऑस्मोटिक प्रेशर। आइए ज़रा डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट के व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। प्रेशर अप्लाइड ऑन, ये एक्स्ट्रा है स्टूडेंट्स, प्रेशर अप्लाइड ऑन सोल्यूशन टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस, दिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। आसान अल्फाज में वो प्रेशर या इतना प्रेशर के जिससे हम ऑस्मोसिस प्रोसेस को प्रिवेंट करें, रोक ले, या अगर हुआ है उसको दोबारा अपनी पोजीशन पर लेकर जाएं, तो उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं और इसको पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर हमारे पास दो सॉल्यूशंस हों, जैसे स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया, एक में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और दूसरे सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम, 50 ग्राम 10 ग्राम सॉल्यूशन। अब 10 ग्राम चीनी जहाँ पर मौजूद है, सपोज कंपार्टमेंट बी में मौजूद है या चैम्बर बी में, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स चैम्बर बी से ए की तरफ आएंगे। अगर हमारे पास दोनों साइड्स पर सेम सॉल्यूशन हो, 50-50 ईच, तो फिर देयर विल बी नो ऑस्मोसिस और वहाँ पर सेम ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप हुआ होगा, उसको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर ऑन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड पर जब हम एक्सटर्नली प्रेशर अप्लाई करेंगे, जैसे स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिया कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड का यहाँ पर ये मतलब होगा जहाँ पर चीनी की मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। स्टूडेंट्स, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इस डिस्कशन में हमने दो कंसेप्ट्स में डिस्कस किया। फर्स्ट कंसेप्ट इन टर्म्स ऑफ सॉल्वेंट, अगर इन टर्म्स ऑफ सॉल्वेंट है तो जहाँ पर चीनी का अमाउंट कम होगा वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्वेंट। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूट बात करेंगे, दैट इज लेस कंसंट्रेटेड देन। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है विद रिस्पेक्ट टू ए, तो जब ऑस्मोसिस प्रोसेस हो जाए, वहां पर जो हम एक्सटर्नली प्रेशर अप्लाई करेंगे ऑन मैकेनिकल प्रेशर ऑन द पिस्टन, होगा क्या, जो मॉलिक्यूल्स कंपार्टमेंट ए या चैम्बर ए में आ गए हैं चैम्बर बी से, वो मॉलिक्यूल्स दोबारा अपनी पोजीशन छोड़कर चैम्बर बी की तरफ जाएंगे, इनिशियल स्टेट में दोबारा आ जाएंगे कंपार्टमेंट ए और बी दोनों। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। लेकिन ये प्रेशर कितना होगा स्टूडेंट्स, इस प्रेशर को जो हम बाहर से अप्लाई कर रहे हैं इसको ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर होना चाहिए। सॉल्वेंट विल मूव फ्रॉम कंसंट्रेटेड रीजन टू डाइल्यूट रीजन। और इसको पिफर ने, जो कि एक साइंटिस्ट था, उसने एट कांस्टेंट टेम्परेचर डेटा कलेक्ट किया था और उस डेटा से उसने ये अखज़ किया था कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द साइल्यूट। और हमने बात की थी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ हैं विच डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द साइल्यूट।
rather than their chemical nature. तो osmosis process या osmotic pressure जो है, in fact osmotic pressure जो है that is a colligative property. Students, इस topic से related आपकी किताब में कुछ applications हैं osmosis के, ठीक है, डेली लाइफ से रिलेटेड है, आसान है, 5-6 एप्लीकेशंस हैं, वो आप रीड कर ले, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी. वहाँ पर एक बात की गई है शिप रैकेज. जब ये समंदर में जो बहरी जहाज़ होते हैं ये अक्सर हादसे का शिकार हो जाता है, या नॉर्मली अगर हो भी ना तो हम कहते हैं कि वो जो पानी इस्तेमाल करते हैं ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए, वो रिवर्स ऑस्मोसिस के ज़रिए उस वाटर को प्यूरिफाई करते हैं. इसी तरह प्लाज्मोलिसिस है या टर्जिडिटी है सेल्स में, या एसेंट ऑफ सेप है. जब प्लांट्स, बायोलॉजी में आपने सीखा है, जब प्लांट्स रूटेर्स के ज़रिए ज़मीन से साल्ट्स की कंसंट्रेशन को या साल्ट्स को या मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है, तो वो साल्ट्स और जो मिनरल्स हैं वो लीव्स तक कैसे पहुंचते हैं या वेरियस बॉडी पार्ट्स तक प्लांट्स के कैसे पहुंच जाते हैं वो मटेरियल, वो थ्रू ऑस्मोसिस प्रोसेस पॉसिबल है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इस टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी जो आपके साथ डिस्कस की गई. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सॉल्वेशन. आइए बोर्ड नंबर 3 पर डिस्कस करते हैं. स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मुख्तसर सा टॉपिक है सॉल्वेशन. सॉल्वेशन कहते किसको हैं, आइए डिटेल में ज़रा डिस्कस करते हैं. याद रखें स्टूडेंट्स के किसी सब्सटेंस को, अब यहाँ पर सब्सटेंस को मैं पहले ज़रा डिफ़ाइन कर लूँ, अगर आपको पता नहीं है तो इंशाल्लाह पता होगा आपको. सब्सटेंस हर उस कंपाउंड को, एलिमेंट को, मॉलिक्यूल को हम कह सकते हैं जिसकी कंपोजिशन हमें मालूम हो, जिसकी प्रॉपर्टीज़ हमें मालूम हो. ठीक है स्टूडेंट्स, या हम कह सकते हैं कि वो मैटर जिसकी कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज़ क्लियर हों. जैसे वाटर है, वाटर की कंपोजिशन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है. प्रॉपर्टीज़ वाटर की ये है फिज़िकल कि फ्रीज 0 डिग्री सेल्सियस पर है, होगी इसकी फ्रीजिंग. बॉइलिंग 100 डिग्री सेल्सियस पर. डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. 0 पर डेंसिटी कम हो जाती है. ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए. इसी तरह ही सब्सटेंस का डेफिनेशन बनेगा. जब हम किसी सब्सटेंस को ऐड कर लेते हैं सॉल्वेंट में, अब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स में इंटरेक्शंस मौजूद हैं जिनको हम सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन कहते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, अब वाटर जो लिक्विड स्टेट में है स्टूडेंट्स, इट इज़ बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वाटर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है. अब वाटर में आपने पोटाशियम क्लोराइड ऐड किया, सॉल्ट है, इसकी जगह पर आप सोडियम सल्फेट, पोटाशियम सल्फेट या कोई भी सब्सटेंस ऐड कर सकते हैं वाटर में. तो होगा क्या, वाटर के मॉलिक्यूल्स में तो ऑलरेडी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मौजूद हैं. फिर इसी तरह पोटाशियम क्लोराइड जो कि आयोनिक सॉलिड है, उसमें आयोनिक फोर्सेस मौजूद हैं पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के दरमियान. ये जैसे ही वाटर के साथ कांटेक्ट में आएगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स आएंगे, एग्रीगेट होंगे, पोटाशियम पॉजिटिव आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे. कैसे? बाय पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन एटम. जो क्लोराइड या जो नेगेटिव पार्ट होगा उस सॉल्ट का, पोटाशियम क्लोराइड का, उसकी तरफ वाटर के मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन को अरेंज कर लेंगे जिन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है. अब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन उस क्लोराइड आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसको हम सैल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन कहते हैं. पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन उस पोटाशियम पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसको हम सैल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन कहते हैं. अब स्टूडेंट्स बोर्ड पर आप देख सकते हैं कि 3 टाइप्स की इंटरेक्शन लिखी गई हैं, जिसमें फर्स्ट है सैल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन. ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड है सैल्यूट सैल्यूट इंटरेक्शन, और थर्ड जो है सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन. सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स है, सैल्यूट सैल्यूट इंटरेक्शन जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं इस केस में, और सॉल्वेंट सैल्यूट या सैल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जब वाटर के मॉलिक्यूल्स उन अपोजिट चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे. अब स्टूडेंट्स याद रखें, अगर सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर है किन से, सैल्यूट सॉल्वेंट से,
और इसी तरह सैल्यूट सैल्यूट इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर है सैल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन से, तो फिर सॉल्युबिलिटी नहीं होगी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब हम वाटर में पोटाशियम क्लोराइड ऐड करेंगे, अब पोटाशियम क्लोराइड तो सॉलिड स्टेट में था, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, जिसको हम सैल्यूट सैल्यूट इंटरेक्शन कह रहे थे। वाटर मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेट में था, क्यों? इसलिए क्योंकि वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसको हम सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन कहते हैं। दो की तो वजाहत की हमने। जब वाटर में सॉल्ट ऐड हो जाएगा पोटाशियम क्लोराइड का, जब वाटर में सॉल्ट ऐड हो जाएगा पोटाशियम क्लोराइड का, तो पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा वाटर के मॉलिक्यूल्स का पार्शियल नेगेटिव पार्ट, जो कि ऑक्सीजन है। इसी तरह जो नेगेटिव पार्ट है पोटाशियम क्लोराइड का, उसको वाटर का पॉजिटिव पार्ट, पार्शियल पॉजिटिव पार्ट हाइड्रोजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वाटर के मॉलिक्यूल्स उन आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, इनको हम सैल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन कहते हैं। अब पोटाशियम क्लोराइड कैसे डिजॉल्व होगा? ऐसे कि जब वाटर के मॉलिक्यूल्स इन पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को एक दूसरे से डिटेच कर सकें, तब डिजॉल्व होगा। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस स्ट्रांगली एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फिर सॉल्युबिलिटी या तो कम होगी या बिल्कुल होगी ही नहीं। इसको हम कहते हैं सैल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। इसलिए वाटर चूंकि पोलर सॉल्वेंट है, पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव उसमें मौजूद है। पोटाशियम क्लोराइड चूंकि आयोनिक सॉलिड है या सॉल्यूट है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव मौजूद है, तो इनकी सॉल्युबिलिटी होगी। नॉर्मली हम डिसोल्यूशंस के लिए या सॉल्युबिलिटी के लिए एक टर्म या एक सेंटेंस कहते हैं या एक जनरलाइजेशन कि लाइक डिसॉल्व लाइक। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को डिसॉल्व करेगा स्टूडेंट्स, इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को डिसॉल्व करेगा। अगर आप नमक को, सोडियम क्लोराइड को, पोटाशियम क्लोराइड को, कॉपर सल्फेट को, जिंक नाइट्रेट को, किसी भी सॉल्ट को अगर आप पेट्रोल में मिक्स करेंगे या डीजल में मिक्स करेंगे, हल नहीं होंगे। या अगर आप डीजल और पेट्रोल को आपस में मिक्स करेंगे तो हल होंगे। क्यों? क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स, या क्योंकि हम पेट्रोल और डीजल की बात कर रहे हैं, पेट्रोल या डीजल के मॉलिक्यूल्स इन अपोजिट आयंस को एक दूसरे से डिटैच नहीं कर सकते। नो सैल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, नो सॉल्युबिलिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉल्युबिलिटी स्टार्ट में ही, चैप्टर की स्टार्ट में ही एक टॉपिक डिस्कस किया है हमने, जिसको हम इसी तरह डिफाइन करते हैं कि एक स्पेसिफिक अमाउंट में, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट को सेचुरेट करे, उसको हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। अगर हम कहते हैं कि एक सब्सटेंस है 1 ग्राम डिजॉल्व हो जाता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम वाटर में, तो फिर उसको हम कहते हैं कि the solubility of that substance is 1 gram per 100 gram at 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सॉल्युबिलिटी से या सॉल्वेशन से, अब व्हाट इज सॉल्वेशन? इस प्रोसेस को जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स पोटाशियम पॉजिटिव आयन और क्लोराइड नेगेटिव आयंस के चारों अतराफ में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं या इनको सॉलिड स्टेट से डिजॉल्व स्टेट में लेकर चले जाते हैं, एक्वा स्टेट जिसको हम कह सकते हैं, इस प्रोसेस को हम सॉल्वेशन कहते हैं। अगर वाटर के अलावा कोई और सॉल्वेंट हम यूज़ कर रहे हैं, HCl, एमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह, कार्बन टेट्राक्लोराइड, अगर हम ये यूज़ कर रहे हैं तो फिर उस प्रोसेस को हम सॉल्वेशन कहते हैं। अगर हम वाटर को यूज़ करेंगे एज अ सॉल्वेंट, दैट इज़ नोन एज हाइड्रेशन प्रोसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इस टॉपिक से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपके साथ शेयर की गई। इसमें से आखिरी 3-4 सेंटेंसेस में ये बात की गई है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जब हम किसी आयोनिक कंपाउंड की एक्वस सोल्यूशन को हीट दे देते हैं तो उससे वाटर के वेपर्स एवोपोरेट हो जाएंगे। उन क्रिस्टल्स में या तो उनकी सरफेस पर या उनके यूनिट सेल्स के दरमियान वाटर के मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं, उनको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ डिस्कस की गई रिलेटेड टू द सॉल्वेशन प्रोसेस थी। स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर में हमने ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिवर्स ऑस्मोसिस, एंडो ऑस्मोसिस और उससे रिलेटेड एक मुख्तसर सा एक्सपेरिमेंट था वो आपके साथ डिस्कस किया गया। आखिर में हमने सॉल्वेशन को डिस्कस किया। आज की लेक्चर के लिए स्टूडेंट्स इतना ही काफ़ी है।
इंशाल्लाह जब नेक्स्ट लेक्चर में हाज़िर होंगे, एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।